अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हमारी 7वीं जमात उर्दू मज़मून का सेकंड सेमेस्टर का पहला सबक रहेगा आखिरी गुलाब। इस सबक को मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए से 2 दिन से इत्तला कर रहा हूँ कि आप लोगों को घर पर पढ़ना है और समझना है। ऐसे नुकात जो नहीं समझ में आ रहे हैं या मुश्किल है उनको अपने बयास में तहरीर करना है। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आता है या कुछ दुश्वारी आ रही है तो आप लोग स्कूल में मुझसे 9:30 से 12 के दरमियान में आकर मुलाकात करके समझ सकते हैं। लेकिन स्कूल आते वक्त चेहरे पर मास्क लगाना और हाथों को सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। अब सबक समझाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबक को पूरा यहाँ पर समझाना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग के ज़रिए से आप लोगों को समझाया जा रहा है तो वो पूरी चीज़ सबक को समझाने में आ नहीं सकती। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी जो आप तक पहुँच नहीं पाएगी। इस वजह से पहली बात के ज़रिए से, पहली बात के अंदर मौजूद वाक़े के ज़रिए से और सबक के खुलासे के ज़रिए से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसके बाद भी कुछ दुश्वारी तकलीफ़ है तो आप लोग मुझसे स्कूल में आकर मुलाकात करें। पहली बात देखते हैं, हम लोग सबक को शुरू करते हैं। पहली बात, अल्लामा इकबाल। ये रहा अल्लामा इकबाल का फ़ोटो। अल्लामा इकबाल बहुत मशहूर और उर्दू अदब के मुमताज़ शायर हैं। आज भी उर्दू अदब में इनके जैसा शायर पैदा नहीं हुआ। अल्लामा इकबाल की शायरी का एक अपना मकाम है, एक अलग पहचान है ना। तो उनके वाक़े के ज़रिए से यहाँ पर आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि बचपन कैसा होता है और जवानी और बुढ़ापा कैसा होता है। अल्लामा इकबाल को बचपन में बटेर पालने का बहुत शौक़ था। एक दिन इनकी उस्ताद मौलवी मीर हसन सबक पढ़ा रहे थे। इकबाल के हाथ में बटेर देखकर उन्होंने गुस्से से कहा, तुझे इन बटेरों को हाथ में थामे रखने में क्या मज़ा आता है। इकबाल बरजस्ता बोले, बरजस्ता यानी फ़ौरन से, हज़रत इसे हाथ में लेकर तो देखिए। इससे पहले कि मीर हसन आगे बढ़कर बटेर को इनके हाथ से लेते, इकबाल ने बटेर को छोड़ दिया। बचपन में छोटी मोटी शरारतें करना बच्चों की फितरत है। आम तौर पर यह बात भी मशहूर है कि शोख और शरीर बच्चे नेक और ज़हीन होते हैं। वो शरारत तो करते हैं मगर जब किसी को मुसीबत में देखते हैं तो फ़ौरन इसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरी गुलाब में एक ऐसे ही लड़के की कहानी है जो छोटी छोटी शरारतें करता है मगर जब वक्त आता है तो अपनी जहानत से ऐसा काम करता है जिससे एक खातून को नई ज़िंदगी मिलती है। तो यहाँ पर बताने की कोशिश ये की गई है कि बचपन के अंदर हर बच्चे के अंदर शरारती गुण पाया जाता है। हर बच्चा शरीर होता है, वो अपने अपने तौर से बराबर शरारत करता है जिसको जहाँ तक बन पाता है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो ज़्यादा शरारत करता है, जो ज़्यादा शौक़ होता है, जो ज़्यादा चंचल होता है, वो नेक और ज़हीन भी होता है। यहाँ पर उसकी मिसाल दी गई है अल्लामा इकबाल के ज़रिए से, है ना। तो सबक के अंदर भी कुछ ऐसी ही कहानी बयान की गई है। सबक के अंदर एक अयाज़ बच्चे का जिक्र किया गया है जो इंतहाई शरीर है, जो अपने उस्तादों को, अपने दोस्तों को और अपने आस पड़ोस वालों को तंग करता है। और उसके पड़ोस में एक बूढ़ी नसीबा दादी रहती है। वो नसीबा दादी के आंगन में मौजूद आम के और अमरूद के पेड़ से आम और अमरूद तोड़ कर खाता है। और जब दादी उसको हकालती है, उसको दौड़ाती है कि यार ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दरख्त से फल नहीं तोड़ने चाहिए, तो वो दादी को ठेंगा बताकर मुंह चिढ़ाकर भागता है। ये एक तरीके से रोज़ का मामूल था। एक दिन ऐसा होता है कि अयाज़ उसके दोस्त इरफान के साथ जो है नसीबा दादी के आंगन में मौजूद जो आम का और अमरूद का पेड़ है वहाँ पर चढ़कर अमरूद तोड़ रहा होता है। लेकिन वो ये महसूस करता है कि छत पर चढ़ने से, अमरूद तोड़ने से, आवाज़ करने से, कई चीज़ें करने के बाद, कई शरारतें करने के बाद भी नसीबा दादी जो है घर से बाहर नहीं आ रही है। तो उसको शक महसूस होता है कि नसीबा दादी कहीं बाहर तो नहीं गई है। लेकिन जब वो देखता है तो मेन जो दरवाज़ा होता है, आंगन का जो दरवाज़ा होता है, वो खुला होता है ना। तो उससे उसको ये महसूस होता है कि वो तो बाहर नहीं, घर में ही है। लेकिन फिर और गौर से देखता है तो दरवाजे के पास आज सुबह का दूध और अखबार भी रखा होता है। तो उसको और शक गहरा जाता है। फिर वो क्या करता है, आंगन से निकलता है, उसके दोस्त इरफान को जो है लेकर जाता है पीछे घर के, छोड़ देता है और वो पीछे से सहन के अंदर कूद कर खिड़की में से झांक कर देखता है कि नसीबा दादी क्या कर रही है। जब वो देखता है तो हैरान हो जाता है कि नसीबा दादी जो है अपने बिस्तर पर जो है लेटी हैं और करहा रही हैं, दर्द के मारे उनकी आवाज़ निकल रही है।
जब अयाज़ ये देखता है कि नसीबा दादी बीमार है, उनको दर्द हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि नसीबा दादी का सिर्फ़ एक बेटा था, वो बेटा भी शादी करने के बाद अमेरिका में जाकर बस गया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर उनके घर पर कोई नहीं था जो उनकी देखभाल और रख रखाव कर पाता घर का। इस वजह से नसीबा दादी अकेले रहती थी और अयाज़ जो है वहाँ पर रोज़ाना उनकी छत पर मस्ती करने के लिए और फल तोड़ने के लिए जाता था। तो एक तरीके से एक रिश्ता बन गया था। हमारे आस पड़ोस में भी कोई ऐसा रहता है तो हमारा भी उससे रिश्ता बन जाता है। हर मोहल्ले में कोई ना कोई, हर घर के घर गली में कोई ना कोई होता है जिससे गली के सारे बच्चे जो है हंसी मजाक करते हैं। तो उसी तरीके से नसीबा दादी भी थी। हाँ, तो जब सहन में से कूद कर जाता है और देखता है कि नसीबा दादी बीमार है, तो वो फिर अंदर जाता है, नसीबा दादी की अहवाल लेता है, नसीबा दादी से बात करता है। तो नसीबा दादी को बड़ा एहसास होता है, उनको खुशी होती है कि ये जो है मेरी बात पुरश करने आया, मेरी अयादत करने आया था। नसीबा दादी से जब वो बात करता है अयाज़, तो कहता है कि आप घबराओ नहीं, है ना, और मैं जाता हूँ डॉक्टर को लेके आता हूँ, डॉक्टर तुमको दवा गोली देगा, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अब यहाँ पर उसकी जहानत देखो जो अपने को ऊपर पहली बात में समझाई गई है कि शरीर बच्चे नेक और ज़हीन दोनों होते हैं। अब यहाँ पर उसकी जहानत का असर बताया जा रहा है कि जब उसको पता चल जाता है कि नसीबा दादी बीमार है तो वो उनको अकेले नहीं छोड़ के जाता। वो जाता है दौड़ के, पहले इरफान को लेकर आता है, पीछे जब घर के पीछे उसको खड़ा किया तो उसके दोस्त को लेकर आता है और उसको नसीबा दादी के पास ठहराता है कि हाँ तू उनका ख्याल रख, मैं जाता हूँ डॉक्टर के लेके आता हूँ। फिर डॉक्टर को लाने से पहले वो जाता है अपने खुद के घर, उसका जो गल्ला होता है, मिट्टी का जो गुल्लक होता है, उसको फोड़ता है। उसको फोड़ने के बाद उसमें से जो है कुल जो है 300 रुपये निकलते हैं। वो इतनी रकम से जो है डॉक्टर की फ़ीस और जो है दवा गोली हो जाएगी, इसका इरादा करता है और पड़ोस में मौजूद जो डॉक्टर होता है उसके पास जाता है और उसको जो है दादी की मुआयने के लिए राज़ी कर लेता है और उसको डॉक्टर के लेकर दादी के पास आता है, दादी के घर आता है। डॉक्टर जो है दादी का मुआयना करता है। मुआयना करने के बाद कहता है कि दादी को निमोनिया हो गई। दादी को एक इंजेक्शन देता है और कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है और डॉक्टर चला जाता है। फिर अयाज़ जाकर बाज़ार से दवाइयाँ ले आता है। अयाज़ और इरफान स्कूल से रोज़ाना छुट्टी करने के बाद, स्कूल से रोज़ाना आने के बाद जो है वो दादी के पास आते हैं, उनकी तीमारदारी करते हैं, इन्हें दवा पिलाते हैं और इधर उधर की बातें करके दादी का दिल बहलाते हैं। क्योंकि दादी अलग अकेले रहती थी, उनके घर में कोई नहीं रहता था। लेकिन एक दिन बात करते करते अयाज़ ये महसूस करता है कि दादी खिड़की की तरफ उचक उचक कर कुछ देख रही। तो अयाज़ को एहसास होता है कि दादी क्या देख रही है। तो अयाज़ देखता है तो बाहर, खिड़की के बाहर जो होता है एक गुलाब का पेड़ होता है, पौधा होता है, उसके अंदर अलग अलग जो है शाखों पर अलग अलग गुलाब खिले होते हैं। अब दादी के दिल में ये खटक बैठ जाती है कि जैसे जैसे ये गुलाब झड़ के गिरते जाएंगे वैसे वैसे मेरी ज़िंदगी कम होते जाएगी और मैं एक वक्त आएगा कि जब सीज़न का आखिरी गुलाब, मौसम का आखिरी गुलाब मुरझा जाएगा तो मैं मर जाओगी, है ना। तो इरफान जब उनसे पूछता है तो दादी उनको यही बात बताती है कि ऐसी की बात ऐसी है। तो अयाज़ और इरफान, है ना, ये दोनों मिलकर उनको समझाते हैं कि दादी ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपका वहम है ना। फिर भी इतना बोल देने के बाद वो लोग खामोश नहीं रहते। अब वो लोग क्या करते हैं, चुपके से दादी को हौसला देते हैं कि दादी आप वो फूल को देख रही हैं ना, वो फूल मुरझाएगा नहीं, बल्कि जैसे जैसे वो फूल रहेगा, जैसे जैसे दिन उतरेगा चढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी तबीयत ठीक होती जाएगी और आप जीने लगेगी, आप जियोगी, आप मरोगी नहीं, है ना। तो दादी उस गुलाब को, फूल को ऊपर नज़र डालती हैं और मुस्कुराती हुई गुलाब को देखती हैं और मुस्कुराती हैं। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद देखती हैं कि वो गुलाब खिला ही हुआ है ना, मुरझाया नहीं है। तो उससे जो है दादी को जीने की उमंग जागने लगती है। दादी की तबीयत जो है धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो सुर्ख गुलाब मुस्कुराकर इनका हौसला बढ़ाता रहता है। दोनों बच्चों की प्यार भरी बातें इनका दिल बहलाती हैं। दादी बहुत जल्द सेहतयाब हो जाती है। एक दिन नसीबा दादी उठकर लकड़ी टेकती हुई बाग में गईं ताकि उस गुलाब का शुक्रिया अदा करें जिसको देखकर उनको जो है जीने का हौसला मिला, जिसने उनको ज़िंदगी में वापस से जीने की उम्मीद जगाई। उन्होंने करीब पहुंचकर देखा तो वो गुलाब था प्लास्टिक का। अब देखो यहाँ पर अयाज़ और इरफान की शरारत, अयाज़ की ख़ास तौर से कि उसने दादी का जो वहम था उसको दूर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया,
प्लास्टिक के गुलाब को एकदम बेहतरीन रंग देकर ओरिजिनल जरी बनाकर उसको गुलाब के पौधे में बांध देता है, ताकि वो प्लास्टिक का गुलाब तो मुरझाएगा नहीं, और जब गुलाब मुरझाएगा नहीं तो दादी को जीने का हौसला मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर एक शरीर बच्चे की कहानी बयान करके बताया गया है कि किस तरीके से वो अपनी शरारत और अपनी जहानत और अपनी नेकी को एक साथ मिलाकर एक बूढ़ी औरत को दोबारा से ज़िंदा रखने की कोशिश करता है, और उसके अंदर वो कामयाब भी हो जाता है। इस तरीके से ये सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इसके अंदर कुछ ऐसा पॉइंट जो नहीं समझा या कुछ तकलीफ़ है तो आप लोग मुझसे आकर स्कूल में मुलाकात करके इसको समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।